हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आईएएस दरबार। डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। 5 नवंबर है आज, तो आइए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। आज का कोटेशन है, गुड एक्शन गिव स्ट्रेंथ टू आवर सेल्फ एंड इंस्पायर गुड एक्शंस इन अदर्स। प्लेटो का ये स्टेटमेंट है, आपके बहुत काम आ सकता है जीएस पेपर 4 में, तो इसको याद कर लेंगे। जैसा कि डायरेक्टली आपको वहाँ पर एक्शन के बारे में लिखना होता है, तो ऐसे स्टेटमेंट आपके बहुत काम आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग आर्टिकल डिस्कस करेंगे। 3 आर्टिकल हैं, काफ़ी अच्छे आर्टिकल हैं। तो पहला है जस्ट लाइक कॉर्न। इसमें हम बिहार की इकोनॉमी की बात करने वाले हैं, और एज़ यू नो कि वहाँ पर एग्रीकल्चर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। हाँ, ये सही बात है कि जो पोटेंशियल उसके हिसाब से आउटकम नहीं है, और स्थिति ऑब्वियसली आप देख पा रहे हैं कि पिछड़े राज्यों में है, बहुत अच्छा नहीं माना जा सकता है। तो एग्रीकल्चर आउटकम है, ये हम कैसे बोल सकते हैं। और पोटेंशियल है, लेकिन क्या परेशानी आ रही है इसके बारे में देख लेते हैं। सो इट्स फर्टाइल एलुवियल सॉइल एंड अबंडेंट वाटर रिसोर्सेज। 2 कारण हैं। एक तो क्या है, एक तो वहाँ का जो सॉइल है वो एलुवियल सॉइल है, फर्टाइल होता है, और दूसरा है या काफ़ी वाटर सोर्स है, जैसे कि जो गंगा की ट्रिब्यूटरी रिवर है, सोन, गंडक और भूरी, फिर बागमती, कोसी, महानंदा, ये सारे रिवर उस रीजन में पाए जाते हैं। एंड द परफेक्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडिया सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो इतना इतना सही कंडीशन है कि वहाँ पे सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन भी लाया जा सकता है। द स्टेट हैज़ नॉट क्वाइट डिलीवर ऑन द प्रॉमिस, दो ग्लिम्स ऑफ व्हाट इट कैन डू कैन सीन फॉर इंस्टेंस इन मेज। तो वहाँ पे ऑब्वियसली हर जगह पर अगर हम देखें तो पॉलिटिकल विल बहुत ज़रूरी होता है। जो प्रोमिसेस आप करते हैं उसको निभाना बहुत ज़रूरी होता है। वहाँ पे जो मेज के केस में देखा गया, जिस तरीके से मेज का उत्पादन बिहार में होता है, उस लेवल पे अगर बाकी क्रॉप के लिए भी काम किया जाए तो बहुत अच्छा एक वहाँ की इकोनॉमी डेवलप कर सकती है, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। एंड कंट्री का जो अगर देखें तो नियरली 4th ऑफ द कंट्रीज मेज with its average yield as twice and national average। तो इंडिया बिहार की अगर बात करें, भारत में मेज़ के कंपैरिजन में तो सबसे अच्छा भी वहीं पर है, ईल्ड के मामले में भी, यानी कि सबसे ज़्यादा उपज भी वहीं पर हो रहा है। इसके अलावा जो कोसी सीमांचल बेल्ट है, कोसी सीमांचल बेल्ट में दैट हार्वेस्ट 50 क्विंटल और मोर पर एकड़, 1 एकड़ में 50 क्विंटल के करीब मेज़ उगाया जाता है, विच इज़ कंपेयर टू दैट इन द यूएस मिडवेस्ट कॉर्न हार्टलैंड्स। तो काफ़ी अच्छा है। और ऐसा कैसे है? बिहार कॉर्न रिवोल्यूशन हैज़ बीन इंटायरली प्राइवेट सेक्टर लेड वन। यहाँ पे भी सेंटर मतलब स्टेट या सेंटर का रोल नहीं, यानी गवर्नमेंट का रोल यहाँ पर कम है। प्राइवेट जो कॉरपोरेट्स हैं, प्राइवेट जो सेक्टर्स हैं, उनका रोल ज़्यादा है। जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पे जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, सीड कंपनीज़ हैं, उन्होंने काम किया, फिर कई सारे लोगों के साथ मिल करके काम किया, सिंगल क्रॉस में हाइब्रिड्स की तरह वहाँ पे चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया। तो ये अपने आप में बहुत बेनिफिशियल रहा उस रीजन में कॉर्न के प्रोडक्शन को बढ़ाने में। एंड लार्ज ट्रेडिंग फर्म्स एंड फीड मिलर्स, इन सभी को एक साथ लाया गया। ठीक है, पोटेंशियल प्लांटिंग दीज ड्यूरिंग द रबी एंड विंटर स्प्रिंग सीजन। अब देखिए क्या कंडीशन होती है कॉर्न को उगाने का, जो कंडीशन होता है वो हमें मालूम होना चाहिए। सो व्हेन द माइल्ड टेम्परेचर विद क्लियर स्काइज, एब्सेंस ऑफ फ्लडिंग एंड लो पेस्ट डिजीज इन्फेस्टेशन वर कंड्यूसिव फॉर हाई यील्ड्स। तो इसका काफ़ी बेनिफिट होता है। एंड मोर ओवर दिस क्रॉप could be harvested during April and June, when there was no corn available from rest of India and even South America। तो ऐसे सीज़न में वहाँ पे क्रॉप की हार्वेस्टिंग होती है जो कि रेस्ट ऑफ इंडिया में नहीं होता और इवन साउथ अमेरिका तक में नहीं होता। बिहार फार्मर टू रबी मेज in a big way from the early 2000। बट इट इज़ंट जस्ट कॉर्न। क्या सिर्फ कॉर्न के साथ ही इतनी पॉजिटिव कंडीशन बिहार में बन सकती है? क्या बाकी जो क्रॉप्स हैं उनके लिए ऐसा नहीं है? तो क्या कहा जा रहा है आगे, दैट द स्टेट्स अदर एग्रीकल्चर सक्सेस स्टोरी। बिहार, आप जानते होंगे बिहार में लीची और मखाना काफ़ी फेमस है।
फॉक्स नट या फिर जो सफ़ेद रंग का होता है, कई बार व्रत में खाया जाता है, मखाना, इफ़ यू नो दैट, और लीची, ये दोनों चीज़ों के लिए बिहार बहुत फेमस है। लीची को जीआई टैग मिला हुआ है। आप कमेंट में बताइएगा कि वो लीची कहाँ की है जिसको जीआई टैग मिला है। बिहार में भी स्पेसिफिकली एक रीज़न है जहाँ की लीची को जीआई टैग दिया गया है। सो हैव ऑल्सो बीन लार्जली प्राइवेट एंटरप्राइज स्क्रिप्टेड एंड ऑल दिस हैज़ डन विदाउट एनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ध्यान दीजिएगा, अभी तक जो कॉर्न का सक्सेस वहाँ पर मिला है वो बिना किसी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के मिला है, या लीची या मखाना इन सब में, या कोई ऐसा एपीएमसी इस मंडी में फंक्शनल रोल यहाँ पर नहीं है। जिस तरीके से पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश वगैरह में ग्रांट दिया जाता है, वैसी कोई कंडीशन यहाँ पर लागू नहीं हो रही है। बट स्टिल जो कॉर्न, लीची और मखाना का प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छा है। यहाँ पे लोगों को, किसानों को फ़ायदा भी इससे मिल रहा है। द गवर्नमेंट द वन टेकिंग ओवर आफ्टर द करेंट असेंबली इलेक्शंस एंड कैन डू मच मोर। और किया जा सकता है, राइट, क्योंकि एक तो जब वहाँ पे कहीं पे भी इलेक्शन होता है तो ज़्यादा सजग होती है सरकार। बिहार रूरल रोड यानी कि सड़क हैव सर्टेनली इम्प्रूव्ड इन द लास्ट 2 डिकेड। सड़क वगैरह बनने लगे हैं, तो खैर इसमें तो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी योगदान है, जिसमें कि इससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए कई सारे और स्कीम्स हैं जो लाए गए थे, दीनदयाल उपाध्याय योजना, ये सब है। तो इसको लेकर के पिछले 2 दशकों में सड़क और बिजली, पानी, इनकी व्यवस्था अच्छी हो गई है। लेकिन हाँ, बिजली पानी में थोड़ी कमी आज भी बिहार में है। एंड दिस मे बी अवेलेबल फॉर होम्स बट नॉट इन फार्म्स। घरों तक बिजली तो पहुंचाया गया है स्कीम्स के माध्यम से, लेकिन फार्म तक अभी नहीं पहुंच पाया है। विदाउट 3 फेज पावर सप्लाई, फार्म्स यूज़ डीजल पम्प। ठीक है, इरिगेशन के लिए क्या यूज़ करते हैं? डीजल पम्प का इस्तेमाल करते हैं। एंड क्योंकि वहाँ पे ऐसा बिजली की सुविधा नहीं है तो वो पावर का यूज़ नहीं कर पाते, वो उनको एक्सपेंसिव पड़ता है, और इसकी वजह से जो प्रॉब्लम है वो वहाँ पर ज़्यादा आती है। एंड ग्राउंड वाटर एक्विफर जो है वो रिच है, बट द पुअर हार्नेसिंग ऑफ द स्टेट रिच ग्राउंड वाटर एक्विफर, तो इसकी वजह से भी ओवरऑल दिक्कतें आ जाती हैं वहाँ पे इरिगेशन के मामले में देखा जाए तो। एंड द नेक्स्ट गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन अफोर्डेबल इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी गवर्नमेंट ने जो भी वहाँ पे प्रयास किए हैं, इसके अलावा उनको इलेक्ट्रिसिटी पर फोकस करना चाहिए। सिर्फ एलईडी बल्ब और फ़ैन पर नहीं, बल्कि कैसे आप ट्यूबवेल को एफिशिएंट बना सकते हैं। एंड मिल्किंग मशीन्स आ सकती हैं वहाँ पर, बल्क कूलर्स आ सकते हैं। तो जो मशीनरीज़ हैं जिससे कि आप हेल्प कर सकते हो, टेक्नोलॉजी को ला करके प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो, इस काम को करने की ज़रूरत है। इसके अलावा फार्मर को और भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, और सबसे इम्पॉर्टेंट उसमें क्या है? ऑब्वियसली मार्केट नहीं रहेगा तो प्रॉफिट के बारे में आप सोच ही नहीं सकते। तो देयर शुड बी मार्केट। Apart from that, dismantling the monopoly APMC मंडीज does not mean shutting them down. मोनोपोली अगर हो रहा है APMCs मंडीज़ में, जो मिडिल मैन है अगर वो बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं, तो उसको हमें रिफ़ाइन करना चाहिए, यहाँ पर रिफॉर्म करना है, ना कि हम उसको पूरी तरीके से बंद कर दें। बिहार डेस्परेटली नीड्स जॉब एंड इनकम। आपको पता है कि रिवर्स माइग्रेशन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया है बिहार में, तो वहाँ पर जॉब इनकम को भी जनरेट करना होगा, बहुत ज़रूरी है ये। एंड एग्रीकल्चर कैन क्रिएट प्लेंटी ऑफ दीज बोथ ऑन एंड ऑफ द फार्म्स। जैसा कि आपको मालूम है कि एग्रीकल्चर का पोटेंशियल अभी कितना है, ये कोविड क्राइसिस में देखने को मिल गया है। तो उस चीज़ को सरकार को समझना होगा, और एग्रीकल्चर की पोटेंशियल को समझते हुए जो रिक्वायरमेंट है वहाँ के यूथ्स की, वहाँ के कॉमन पीपल की, उसको पूरा करना होगा। अगला आर्टिकल है फ्री मीडिया पर, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये, और कई जगह पर आ जाएगा सिलेबस में, पेपर 1 में भी आ जाएगा, पेपर 2 में भी आ जाएगा, फ्रीडम में आप इसको एसोसिएट कर सकते हैं। सो कुछ एक फैक्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। पूरा जो केस है वो आपको मालूम होगा आई थिंक, इसको आप लिख भी सकते हैं, छोटे से एग्जाम्पल के तौर पर केस स्टडी वगैरह में लिख सकते हैं अगर आपको फ्री मीडिया पर लिखना हो तो। अर्नब गोस्वामी वाला जो केस है, आपको मालूम है रिपब्लिक टेलीविज़न पर के जो एडिटर इन चीफ हैं अर्नब गोस्वामी, उनको उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए हैं, महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा लगाए गए हैं। और एक तरीके से ये जो बैटल है काफ़ी समय से है, और एक प्रॉक्सी बैटल की तरह सामने आ गया है बिटवीन बीजेपी एंड शिवसेना लेड महाविकास अगादी गवर्नमेंट। इनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट टाइप का एक प्रॉक्सी बैटल जो है वो भी रिफ्लेक्ट हो रहा है इसके थ्रू।
और केसेस क्या हैं, केसेस आपको मालूम होगा, एक तो सुशांत सिंह राजपूत वाला केस है, उसके बाद पालगढ़ वाला जो लिंचिंग था उसका केस है, ठीक है। तो क्या हुआ था, इस यहाँ पे राइटर इस चीज़ को ऐसा लिख रहे हैं कि ये जो केसेस हुए हैं, इस पूरे केसेस को हाईलाइट करने में जो अर्नब गोस्वामी का जो चैनल है रिपब्लिक भारत, उसने कोई भी अपॉर्चुनिटी छोड़ी नहीं कि वो गवर्नमेंट को टारगेट करे, पूरी तरीके से टारगेट करे। तो यहाँ पर एक तो ये जो मीडिया का है राइट टू स्पीच एक्सप्रेशन और हर चीज़ को बाहर लाने का अधिकार, एक तो इस चीज़ को शो कर रहा है, बट ऑन द अदर हैंड एक जो कॉन्फ्लिक्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट के बीच में, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, अगर हम आइडियोलॉजी स्पेसिफिक बात करें, बीजेपी और वहाँ की जो शिवसेना है इस तरीके से बात करें, तो वो इस चीज़ को भी हाईलाइट करता है इस पूरे मामले से। वाइल देयर कुड बी डिसएग्रीमेंट विद द गोस्वामीज जर्नलिज्म and becoming the watchdog on behalf of the establishment and the powerful the Maharashtra police needs to explain several things। अब महाराष्ट्र पुलिस और अर्नब गोस्वामी का डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट जो है वो लोगों के सामने है, जिस तरीके से केसेस वगैरह को डाला गया है या पुलिस के अगेंस्ट जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं, जो ऑपरेशंस हो रहे हैं, जो FIR वगैरह की चीज़ें बाहर लेके आ जा रहे हैं टीवी चैनल्स पर। तो ये उसके बाद फिर क्या आता है, दूसरा केस TRP स्कैम को लेकर के है कि TRP स्कैम किया गया। इस पर हमने डिस्कस भी किया था कि पर्टिकुलर जो जिस समय में लोग कैसा शो देखना पसंद कर रहे हैं उसी को हम हाईलाइट करके दिखाएं बिना किसी सबूत के, और आप उसको बहुत हाईलाइट करें ताकि आपका TRP बढ़ सके। तो ये वाला भी एक केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, अगर आपको याद हो। तो ये सारी चीज़ें अब एक बैटल की तरह हो गई हैं बिटवीन द मीडिया एंड द पॉलिटिकल सिस्टम स्पेसिफिकली। तो नाउ हैव कम आउट इन द सपोर्ट ऑफ गोस्वामी और invoking the emergency and raising specters of the besieged media freedom and fascism only confirms how political battle line have been drawn in this case। अब ये जो सिस्टम पूरा चल रहा है, ये जो पूरा मामला है, इसमें एक लाइन को ड्रॉ करना काफ़ी मुश्किल है कि ये जो मुद्दा है वो मीडिया वर्सेस पॉलिटिक्स का है या फिर पॉलिटिक्स में ही आपस में जो पॉलिटिक्स चल रही हैं दो पार्टीज़ के बीच में, उस चीज़ को हाईलाइट कर रहा है। बट जो भी है, यहाँ पे आप जो मीडिया का राइट्स है उसको हैम्पर नहीं कर सकते, जो जर्नलिस्ट का काम है उसको आप उनको करने से रोक नहीं सकते, और उसके आधार पर सेडिशन आप नहीं लगा सकते, UAPA पर चार्ज नहीं कर सकते, बिकॉज सच को बाहर लाना है, स्टिंग ऑपरेशन करना है, ये सब चीज़ें इस पूरे फील्ड में आता है और ये डेमोक्रेटिक आइडिया को इंश्योर करता है। So in times when spaces for dissent are shrinking, then the freedom of speech needs safeguarding। तो जो स्थिति अभी बन रही है पूरे सोसाइटी में, उसमें ये लगता है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यहाँ पे मैं ऐड अगर करना चाहूँ तो ना सिर्फ मीडिया बल्कि जो कॉमन पीपल हैं उनके भी फ्रीडम ऑफ स्पीच को सेफगार्ड देने की ज़रूरत है आज। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इम्पॉर्टेंट opposition ruled state had opportunity to project itself as less thin-skinned and vindictive। So यहाँ पे पेपर पर रिपोर्ट करने की बजाय या डायरेक्ट इस FIR और इन चीज़ों को सोशल मीडिया पे ट्रोल करने की बजाय जिस तरह की चीज़ें हुई हैं, अगर एक सही मायने में स्टेप्स लिए जाएंगे, जो रोल मीडिया का है वो मीडिया प्ले करे, जो रोल एग्जीक्यूटिव का है, गवर्नेंस का है, उसको गवर्नमेंट के द्वारा किया जाना चाहिए, और वीकर सेक्शन की आवाज़ को उठाना, करप्शंस को कम करना, जो इसका मेन एम है मीडिया का, उनको उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो स्टेट है उसको भी अपने लिमिटेशंस को फॉलो करना चाहिए कि आप एक लिमिट से ज़्यादा मीडिया को टारगेट नहीं कर सकते। आगे देखते हैं, अगला आर्टिकल है अमेरिका फर्स्ट। अब देखिए यहाँ पे अभी जो हम आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं इस समय में इलेक्शन के नतीजे क्लियर नहीं हुए हैं, ठीक है, लेकिन हाँ अभी जैसा आप माहौल देख पा रहे हैं, जो बिडेन जो है वो आगे हैं, मतलब पॉजिटिव सिनारियो में है फ़िलहाल। तो अब देखिए आर्टिकल में राइटर ने क्या कहा है, ठीक है, विजय गोखले साहब का ये आर्टिकल है। इन्होंने बेसिकली लिखा है कि सरकार कोई भी बने अमेरिका में, फ़र्क पूरे विश्व पर पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ जो अमेरिका है उसकी जो पॉलिसीज़ हैं उसके बदलने पर बाकी देशों की पॉलिसीज़ पर पूरा असर आता है। तो वहाँ पे जो भी गवर्नमेंट आएगी वो कैसी नीति लेकर के आएगी, उसके आगे की नीति कैसी होगी, अगर वहाँ पर
ट्रम्प की सरकार आती है फिर से तो वो किस तरीके के अपनी पॉलिसीज़ को रखेंगे। दूसरा, अगर जॉय बिडेन आते हैं तो वो किस तरीके से अपनी पॉलिसीज़ को कंटिन्यू करेंगे, ये मैटर करता है। लेकिन जो भी हो, एक कॉमन बात होगी, वो ये होगी कि जिस तरीके से फ्री ट्रेड होता आ रहा था अब वो नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ये वहाँ के इलेक्शन का मैनिफेस्टो था कि जो अमेरिका के लोग हैं उनको फर्स्ट प्रायोरिटी अब दी जाएगी, चाहे वो डेमोक्रेट हो या फिर वो रिपब्लिकन हो, इस चीज़ को उनको फॉलो करना होगा। अब कौन जीतता है ये आगे चल के पता चलेगा, बट अभी इस समय में जो प्रिजम्पशन है, they presume that the abdication of the leadership withdrawal America from global system under President Trump was passing a phase। तो बहुत सारी जगह से विड्रॉ किया अमेरिका ने। अब अगर यहाँ पे अगर वो ट्रम्प सरकार चली जाती है अपने उस पूरे सिस्टम से तो समझेंगे कि वो जो समय का फेज़ था वो आपका निकल गया है। बट अगर आप जॉय बिडेन की बात करते हैं तो और वो अगर आते हैं यहाँ पे तो वो ये ज़रूर चाहेंगे कि फिर से जो अमेरिका की डिग्निटी है, जो सुपर पावर अमेरिका है और उसका जो पूरा एक दबदबा है वर्ल्ड पर, वो बना रहे और उसको किस तरीके से फिर से लाया जाए। जो बड़ी बड़ी पॉलिसीज़ या फिर बड़ी बड़ी ट्रीटी और जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से पिछली गवर्नमेंट ने या जो भी ट्रम्प सरकार की गवर्नमेंट थी उन्होंने जो विथड्रॉ किया था उसको रिस्टोर किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं आगे चल करके। बियॉन्ड ऑब्जेक्ट्स द ट्रम्प अमेरिकन्स हु आर द न्यू पॉलिटिकल बेस will still shape American policy irrespective of who the president is। अब अमेरिका फर्स्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये वहाँ के जो लोग हैं उनको एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और रिटायरमेंट, इन सभी चीज़ों में उनको तवज्जो दी जाएगी, ठीक है। और इमिग्रेशन, आउटसोर्सिंग एंड लिबरल ट्रेड पॉलिसीज़ ऑफ द पास्ट एडमिनिस्ट्रेशंस, इसको लेकर के भी जो बाहर से लोग आते हैं, जो इमिग्रेशंस अमेरिका में आ रहे थे, उनको लेकर के भी आपको मालूम होगा कि ट्रम्प गवर्नमेंट को बिल्कुल भी ये पसंद नहीं था कि बाहर के लोग अमेरिका में आकर के जॉब लें और अमेरिका में के लोग जो हैं उनको बाद में जॉब मिले। तो वो उस चीज़ को पूरा रिवर्स करना चाहते थे पूरी तरीके से, राइट। एंड वो बिल्कुल और ज़्यादा कोई माइग्रेंट नहीं चाहते थे यूनाइटेड स्टेट में। It will not support the outsourcing of job cost of their own, right? If want a fair deal on trade that does not allow cheaper import to put small American business out of the business। अब अगर यहाँ पे दूसरी सरकार आ जाती है, बिडेन सरकार आ जाती है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन होता है, तो वो क्या करेंगे? तो वो भी ऐसा होगा कि अभी जो ओपन बॉर्डर और फ्री ट्रेड में जिस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस था वो उसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन जिस तरीके से रिवर्स हो रहा था इमिग्रेशन पॉलिसी वो ऐसा नहीं करेंगे, ऐसी उम्मीद लगाई जा सकती है। हो सकता है कि जो वीज़ा नॉर्म्स हैं उसको थोड़ा रिलैक्स कर दिया जाए, जो अभी बहुत टफ कर दिया गया था। लेकिन बहुत सारी जगह पर जैसे WTO के नॉर्म्स हैं, उन सब जगह पर जो बैरियर्स लगाए गए, ट्रेड बैरियर्स, हो सकता है कि वो जो ट्रम्प सरकार के द्वारा बनाए गए रिस्ट्रिक्शंस थे उसको ही वो फॉलो करे आगे चल करके। They do not wish to spend any more taxpayers' dollars on foreign wars and they want their boys and girls to come home। ये कौन चाह रहे थे? ये ट्रम्प अमेरिकन की पॉलिसी थी। And they feel that the multilateral organizations are uncaring the America's need and only want American money while they act against American interest। इसका एग्जाम्पल जीता जागता कौन सा है? कोरोना के समय में ये बात काफ़ी उठी, WHO को टारगेट किया गया था कि यहाँ पे जो अमेरिका है उसका पैसा लिया जा रहा है, लेकिन अमेरिका के अगेंस्ट में चीज़ें हो रही हैं, ऐसी कुछ बातें, एलिगेशंस वगैरह लगाए जा रहे थे। तो इन शॉर्ट ये था कि आप जो इंटरनेशनल लेवल पर इतने पैसे खर्च करते हैं या तो वो उसको रिवर्स किया जाना चाहिए। दे वॉन्ट देयर allies एंड पार्टनर्स टू टेक ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पीस एंड सिक्योरिटी। अब जो बिडेन्स के सपोर्टर हैं वो क्या होप करते हैं? That he can reverse the abdication of America's global leadership and renew their alliances। ये चाहते हैं कि जो alliances था वो फिर से बरकरार हो, जिस तरीके से, क्योंकि एनवायरनमेंट को लेकर के जो पॉलिसीज़ थी और ये सारे जो इश्यूज़, चाहे वो चाइना इशू हो, ईरान के साथ डील हो, क्लाइमेट चेंज का इशू हो, उन सभी जगह पर जिस तरीके से ट्रम्प की गवर्नमेंट ने रिवर्स किया, तो बिडेन के सपोर्टर्स ये चाहेंगे कि इसको फिर से रिस्टोर किया जाए।
तो ये वहाँ की जो पॉलिसीज़ हैं इसमें बदलाव आप समझ पा रहे होंगे किस तरीके से है। वीज़ा पर बदलाव हो सकता है, लेकिन घूम फिर के जब आप ट्रेड पर जाएंगे तो आपको थोड़ा कॉमन सा नज़र आएगा। एंड वेदर और नॉट अमेरिका विदड्रॉ फ्रॉम द वर्ल्ड, अमेरिकन लीडरशिप एज वी नो इट माइट बी ओवर एंड अमेरिकन विल बिकम मोर ट्रांजेक्शनल एंड लेस जेनरस। हो सकता है कि जो एक जेनरसिटी पहले दिखाई जाती थी अमेरिका की तरफ से वो अब ना हो, चाहे गवर्नमेंट कोई भी आए। इसके अलावा जो ईरान के साथ न्यूक्लियर डील था ओबामा एरा का, दोनों में से कोई भी गवर्नमेंट आए, हो सकता है वो रिस्टोर ना किया जाए। अरे ठीक है। उसके बाद अमेरिका की ट्रूप जो बाहर जा रही है अफगानिस्तान से, उसको हो सकता है वो कंटिन्यू ही करेंगे चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए। ट्रम्प विद बाइडेन एंड देयर विल बी अ लेस विलिंगनेस टू कंसिडर री इमर्जेंस इकोनॉमी डिजर्विंग बेनिफिशरीज ऑफ कंसेशनल अरेंजमेंट्स। और यहाँ पे अगर आप बाइडेन सरकार की बात करते हैं तो वो ट्रेड को लेकर के कई ऐसे इश्यूज़ को बहुत बड़ा मुद्दा बनाते हैं। एक तो अथॉरिटेरियन स्टेट आपको नज़र आता है, दूसरा डेमोक्रेसी, बहुत बड़ी डेमोक्रेसी, वो भी ऐसे इश्यूज़ को हाईलाइट करते हैं जैसे लेबर को लेकर के, एनवायरनमेंट, नॉन प्रोलिफरेशन। तो वो लोग क्या करते हैं, जैसा पहले इंडिया के साथ होती थी प्रॉब्लम कि बहुत सारे वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस को लगा दिया जाता है कि हम आपके यहाँ सामान नहीं लेंगे बिकॉज आपके यहाँ पर चाइल्ड लेबर है, तो हाइजीन नहीं है, एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं। तो कोई भी इस तरीके का बीच में क्लू लगा देते हैं सामान को ना लेने का, और ट्रेड को इस तरीके से हैम्पर किया जा सकता है। कंक्लूजन में कहा जा रहा है कि ट्रम्प हैज़ बिन गुड फॉर इंडिया इन टर्म्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, लेस सो इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी में जैसे कि क्वाड को लेकर के, चाइना को टारगेट करने में, इंडो पैसिफिक रीजन में अलायंस बनाने में अमेरिका फॉरेन पॉलिसी में भारत के साथ हो सकता है, और ट्रम्प की जो गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छी साबित हो सकती है। लेकिन इकोनॉमिक पॉलिसी में ऐसा नहीं माना जा सकता है। ही इज़ री इलेक्टेड, इंडिया कैन एक्सपेक्ट मोर रोबस्ट कोऑपरेशन फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी के मामले में सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से इंडिया ज़्यादा कोऑपरेटिव फील कर सकता है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। वाइल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द बिडेन गवर्नमेंट, इंडिया एंड यूएस माइट रिटर्न टू मोर बैलेंस्ड एंगेजमेंट ऑन ट्रेड एंड इमिग्रेशन। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में हम अच्छा कर सकते हैं, ट्रेड के मामले में अच्छा हो सकता है, बट शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर मोर एकोमोडेटिव पॉलिसी ऑन बोथ पाकिस्तान चाइना देन ट्रम्प। अब यहाँ पे जो पाकिस्तान चाइना के साथ एक हम अभी उनको टारगेट करने के लिए अमेरिका को फुल सपोर्ट में मान रहे थे, यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव हो सकता है कि हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कल फिर डिस्कशन करते हैं। आज के लिए इतना ही। कमेंट कीजिएगा कैसा लगा डिस्कशन, बताएं आप लोग। आंसर जो क्वेश्चन पूछती हूँ उसका आंसर भी ज़रूर बताया कीजिए। थैंक यू सो मच। कीप स्टार्टिंग।